तो सभी को गुड मॉर्निंग। आप सबकी तो बैड है मॉर्निंग, बट फिर भी कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। आज मेरे प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, मतलब कर रहा हूँ। एक बार ओवरव्यू दे देते हैं पूरा का पूरा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपके सिलेबस के अंदर, टोटल सिलेबस में बेटे मैं बाहर कर दूंगा, बात नहीं करनी। पिछली क्लास में भी कर रहे थे, बार बार टोकना तुम दोनों को ही पड़ता है। इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर टोटल 9 नंबर ऑफ यूनिट्स है। कितने? 9 नंबर ऑफ यूनिट। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ये चैप्टर तगड़ा कर लिया ना, आप लॉ के अंदर एग्जाम्प्ट मारोगे। और अगर इस चैप्टर में वीक हो गए ना, तो आप बाकी के चैप्टर चाहे कितना भी घोल के पी लो, आपको ये परेशान कर देगा। आपके 9 यूनिट ऐसे होने चाहिए कि सर जहां मर्जी से पूछ लो और जो मर्जी पूछ लो। यूनिट नंबर 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, काफी बड़ा यूनिट था और 6 लेक्चर मैंने उस यूनिट में लिए। कितने लेक्चर हैं? 6 लेक्चर पूरे उस यूनिट में लिए हुए। जिनको दोबारा से करना हो, बैकअप लेना हो, वो चैनल पे मेरे अपलोड मैंने कर दिया। कल तक शायद छठा लेक्चर अपलोड हो चुका था, है ना? हो गया था। और इकोनॉमिक्स में भी साइमल्टेनियसली मैं चैनल पे डेली डेली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दोनों अपलोड कर दिए हैं, वो भी प्रीमियर में डाले हुए हैं। 15 और 16 तारीख को देख सकते हो आप, सब सुनना। 9 नंबर ऑफ यूनिट में सबसे पहला यूनिट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसका नाम था जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। अब आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है कंसिडरेशन। 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा ये वाला यूनिट। कंपलसरी क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट तक हमेशा 7 नंबर का पूछा गया, यहां से हमेशा। इस बार दोबारा पूछा जाएगा, आप लिख के ले लो। इस यूनिट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है। कौन सा पूछेगा वो भी बता दूंगा कि ये एग्जाम का लीक्ड क्वेश्चन है। 4 अटेम्प्ट में बोलता हूं तो 3 बार आता ही है, ठीक है? तो सुनना, पहले जरा बेसिक की बात हम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, जब भी मैं किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं, तो उसका एक प्रोसेस होता है नहीं होता? मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की एक डेफिनेशन बताई, एन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिस पर आप क्या ले सकते हो? लीगल एक्शन ले सको, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हो। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट मैं कभी भी किसी भी आदमी से, किसी भी पर्सन से कैसे बनाता हूं? सबसे पहले मैं उसको क्या दूंगा, और वो बंदा मेरे को क्या देगा? एन ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारे बीच में क्या हो जाता है? ऐसे ही होता है ना, ये आम जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं भी जब किसी को कहता हूँ भाई क्या मेरी गाड़ी खरीदेगा, तो बोलता हाँ भाई खरीद लूंगा। उसने मेरे से क्या दिया? तो भाई एक बात बताओ, मैं उसको कार दे रहा हूं और वो मुझे कार के बदले क्या दे रहा है? ए ने बी को एक ऑफर दिया। अब ठीक है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ए ने बी को बोला, वुड यू लाइक टू बाय माई कार फॉर ₹10 लाख। ए ने बी को क्या दिया? ऑफर। बी ने बोला यस, आई विल बाय इट फॉर ₹10 लाख। तो बी ने क्या दिया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? और हमें जांच करनी पड़ती है, एग्रीमेंट सोशल वाले नहीं होने चाहिए। सोशल एग्रीमेंट कभी भी लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते। आपका नाम क्या है बेटे? अर्शिया बेटे। कभी किसी को पार्टी पे आप इनवाइट कर रहे हो, चलो मेरे को कर रहे हो, ठीक है? आपने मुझे बोला कि सर आज शाम को 7 PM जो है वो हमारे घर में फंक्शन है, क्या आप आओगे? आपने मुझे ऑफर दिया, तो मैंने आपको तुरंत एक्सेप्टेंस दी कि यस जरूर आऊंगा। तो ऑफर आपने दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दी, क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया।
शाम को 7 बजे आप वेट कर रहे थे पार्टी में, मैं नहीं पहुंचा, 8 बज गए, 8:30 बज गए, 9 बज गए, नहीं पहुंच पाया। बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं और जगह भी, क्या पता नहीं पहुंच पाए आदमी, तो क्या कल मॉर्निंग में आप मेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लोगे, कानूनी कार्रवाई करोगे? सोचो लॉजिकली बोल। नहीं ना, क्यों? मतलब ये तो ऐसे ऐसे हम हमें कई लोग शादियों में इनवाइट करते हैं, एक ही दिन में, मैंने आपको बताया भी था, एक ही दिन में 11-11, 12-12 शादियों के कार्ड्स आते हैं हमें, सिंगल डे, क्योंकि हमारा पब्लिक, मतलब हमारा पब्लिक का बड़ा वो रहता है, मतलब एक एक साल में पब्लिक रिलेशन, एक साल में हम 500 बच्चे बढ़ा देते हैं, 600 बच्चे बढ़ा देते हैं। तो 500 600 में से किसी के बच्चे घर में शादी होती है तो वो प्रेम से कि इतनी 5-6 महीने तक हमारे रिलेशन रहा है, तो हमें वो शादी का कार्ड दे जाता है। वो कहता है कि सर आपको जरूर आना है, तो मना कर, तो टाइम ही नहीं है, क्यों आया तू मेरे पास, ऐसे बोलूं? कितना हर्ट नहीं होगा वो बंदा, यार एक तो आया है वो। तो मैं हमेशा उसको क्या बोलता हूँ, यस मैं जरूर आऊंगा। लेकिन सबकी शादियों में या जो भी इनवाइट करता है हम लोग नहीं पहुंच पाते, ये बात वो भी समझते हैं। क्या मान लो मंडे को शादी है, कार्ड पे लिखा है कि शादी का प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से स्टार्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है ना? तो भी चल 2 लिखा है तो हम झूठ मान के 6-7 बजे भी जा सकते हैं, लेकिन 6-7 कैसे जाए, हमारी क्लास होती है। तो क्या तुम मेरे पे केस कर दोगे? नहीं, क्योंकि वो सोशल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट वही वाले जो बिजनेस एग्रीमेंट है, उन पर ही आप क्या ले सकते हो, लीगल एक्शन, वही इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। यहां तक ओके? तो सुनना मेरे बच्चे, ए ने बी को कार दी, ए ने बी को कार दी, और बी ने ए को क्या दिया, मनी दिया। तो ये जो मनी है, ए के लिए कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। और बी ने जो 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख के बदले बी को क्या मिला, कार मिली। तो बी के लिए कंसीडरेशन कार हो गया और ए के लिए मनी हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट में, पहला चैप्टर आपको याद करो, मैंने आपको 10 पॉइंट बताए थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी माना जाता है जब आप उन 10 पॉइंट को फुलफिल करते हो। और उन 10 पॉइंट में पॉइंट नंबर 4 था, नाम था कंसीडरेशन, जिसको मैंने बताया था समथिंग इन रिटर्न। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसी कंसीडरेशन के ऊपर सेपरेट यूनिट इन्होंने बना के दिया, यूनिट नंबर 2, कंसीडरेशन। ऑल वेल? ठीक है, स्टार्ट कर दें? तो देखो, यूनिट नंबर 2 कंसीडरेशन, लैटिन वर्ड इसका है क्विड प्रो क्यो। होते ना लैटिन वर्ड्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का है ओइकोनोमिया, पता है किसी को? ओइकोनोमिया। और भी बहुत सारे लैटिन वर्ड से इसके आगे भी आएंगे। तो हमें जब भी किसी शब्द को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी होती है, तो थोड़ा उसका लैटिन वर्ड यूज किया जाता है, ताकि बच्चा वहीं अटक जाए, और अटकेगा तो इंपॉर्टेंस उसको अपने आप मिल जाएगी। समझ गए? जो चीज मुश्किल होती है इज्जत उसी की होती है, जैसे आप लोगों का कोर्स है ना। गलत तो नहीं कह रहा? जैसे बीकॉम में जाओ, पेपर दो, आंख बंद करके आ जाओ, उसकी इज्जत भी नहीं है फिर कुछ। आप किसी से बोलो मैं ग्रेजुएट हूँ, कोई इज्जत नहीं है। 1970s में होती थी बीकॉम की वैल्यू, अब नहीं होती। ठीक है, इसको आप कहते हो क्या, समथिंग इन रिटर्न। तो इसका सबसे पहले एक डेफिनेशन है, आप अगर डेफिनेशन समझ गए तो 50% चैप्टर ओके, डन। बहुत समय लूंगा इस डेफिनेशन को समझाने में। तो कंसीडरेशन का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। क्लास हमारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। मैंने बस एक वर्ड बताया, वर्ड का मतलब क्या नाम है, कंसीडरेशन। इसको मैं क्या बोलता हूं, समथिंग इन रिटर्न। और इसका लैटिन वर्ड क्या है, क्विड प्रो क्यो। बहुत सिंपल तरीके से, अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो ए बी को कुछ देगा, बी ए को कुछ देगा।
बी ने ए को जो दिया वो कंसिडरेशन ए के लिए हो गया, ए ने बी को जो दिया वो चीज बी के लिए कंसिडरेशन हो गई। ए ने बी को कार दी है तो कार इज द कंसिडरेशन फॉर बी, और बी ने ए को पैसा दिया है तो मनी कंसिडरेशन है किसके लिए, ए के लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका तभी वैलिड माना जाएगा जब आपका कंसिडरेशन जो है वो होना चाहिए, दोनों ही पार्टी को कंसिडरेशन मिलना चाहिए। अब मान लो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई पूरा सिलेबस मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा दूंगा, उसने कहा ठीक है, तो मैंने बोला मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, मैंने मान लो यहाँ तक पढ़ा दिया सिलेबस, इसके बाद किसी रीजन की वजह से मैं नहीं पढ़ा पाया, तो क्या सामने वाला मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेगा कि आपने तो वादा किया था? नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कंसिडरेशन आपसे थोड़ी कुछ ले रहा हूँ, हाँ मैं आपसे फी ले रहा हूँ और हमने आपको प्रॉमिस किया है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई भूकंप सुनामी ना आ जाए, अब तैर के थोड़ी आएंगे पढ़ाने, नहीं जी वादा किया है जी, सही है। तो समथिंग इन रिटर्न लैटिन वर्ड क्या है, क्विड प्रो क्यो। तो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी के अंदर बताई गई है, सेक्शन 2 क्लॉज डी। तो मैंने आपको डेफिनेशन कुछ ऐसे बताना है, व्हेन, लिखना विखना किसी को कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक सुनना है और समझना है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारी एकेडमी है, ठीक है, और ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट ने एकेडमी को एक ऑफर दिया सीए फाउंडेशन क्लासेस की कोचिंग लेने का, ऑल वेल। एकेडमी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो एकेडमी और स्टूडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट बना। अब इस एग्रीमेंट में एकेडमी एक फीस चार्ज करेगी या नहीं, चलो मान लेते हैं 30,000 रुपए। एकेडमी ने बोला कि 30,000 रुपए में आपके सीए फाउंडेशन की पूरी क्लासेस हम लोग देंगे। थोड़ा और एक्सप्रेस करते हैं इस चीज को, इस एग्रीमेंट को और खोलते हैं। तो भाई एकेडमी ने स्टूडेंट को बोला कि हम आपको सीए फाउंडेशन के ऑल 4 सब्जेक्ट 100% बैकअप के साथ में, हमारे टेस्ट वगैरह होंगे, ये सब बताया, तब जाकर स्टूडेंट एग्री हुआ। मतलब स्टूडेंट के लिए कंसिडरेशन क्या है, ये सारी चीजें, और एकेडमी के लिए कंसिडरेशन क्या है, 30,000 रुपए। यहां तक ओके। बताओ दोनों एग्रीमेंट करने वाले पर्सन की कुछ डिजायर्स हैं या नहीं? एकेडमी की क्या डिजायर है, मनी, मतलब मनी तो क्या 10 रुपए देगा, मनी मतलब जितना मनी उन्होंने, मैंने बोला आपको 30,000 रुपए, मनी मत बोलो, अभी तुम मेरे को मनी दे दोगे 10 रुपए, सर रख लो 10 कर ले लेना, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, तुम मुझे दोगे 30,000। तो ये 30,000 रुपए की जो फीस हमने आपसे पूछ के रखी है या अपने अकॉर्डिंगली रखी है? तो ये 30,000 जो मांग रहे हैं ये आपकी इच्छा के अनुसार है या मेरी इच्छा के अनुसार? तो लिखा है ऊपर व्हेन एट द डिजायर ऑफ ऑल वेल। चलो अब आपके पास आते हैं। अब बताओ हमने आपसे 30,000 लिए और आपको यहां पर यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। आओ बच्चों, क्या क्यों कर रहे हो सीए, यूपीएससी करो, मन बदलो अपना। देख रहे हो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम क्या करोगे यहाँ पे? या वो छोड़ो, मैं आपको बॉम्ब बनाना सिखा रहा हूँ क्लास में। 1 किलो सर्फ और साबुन ले आया, उससे बना रहा हूँ, 2 तार लेकर आ गया, इसको ऐसे डालेंगे, ऐसे करेंगे और ब्लास्ट होगा, अभी करके दिखा रहा हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? साला तुमने 30,000 रुपए मुझे दिए सीए फाउंडेशन के लिए, और मैं यहाँ पर आपको बॉम्ब बनाना या यूपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो सर जो पढ़ना है वो किसकी डिजायर होगी, वो आपकी डिजायर होनी चाहिए नहीं?
जो भी पढ़ना है सीए फाउंडेशन के दिए, तो सीए फाउंडेशन पढ़ोगे या कुछ और पढ़ोगे? तो दोनों पार्टी की डिजायर होती है, दोनों ही पार्टी को प्रोमीजर कहते हैं, और दोनों ही पार्टी प्रोमीजी होती है। आ गया समझ में? देखो, जब मैं कंसिडरेशन रिसीव कर रहा हूं आपसे 30,000 रुपए, तो मैं प्रोमीजर और आप प्रोमीजर, और जब आप मेरे से सर्विसेज रिसीव कर रहे हो तो आप प्रोमीजर और मैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो लिखा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर। अब कंसिडरेशन देगा कौन? द प्रोमीजी। फीस आप लोग देते हो यहां पे, आपके पापा नहीं देते कभी? किसी के फादर आते आए? आते होंगे, एक बार तो आते ही हैं, पहली दूसरी बार या 10वीं बार जब घर में उसके बारे में कुछ पता लगता है, उसके अगले दिन आते ही है ना। जनरली जब आप छोटे थे तब आपकी फीस कौन देते थे स्कूलों में जाके? फादर लोग देते थे। द प्रोमीजी, अब जरूरी नहीं है कंसिडरेशन प्रोमीजी दे, और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी। बात आपने मैडम से करी, पढ़ा कौन रहा है? अब आप मैडम को पढ़ लो, मैडम हम तो आप ही को देख के आए थे। थोड़ा वल्गर नहीं लगेगा? ठीक है। मैडम तो शर्मा जाएगी। मतलब हमने आपसे बात की थी, तो मैडम बोलेगी आपसे बात की थी तो ठीक है, लेकिन आप मतलब एकेडमी के बिहाफ पर जो है ये टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। लॉ इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाता हूँ, सुमित सर आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं, विशाल सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। आप एक चीज बोलो, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, जो लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे। आप लोगों को ना साउथ दिल्ली की बात करूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। साउथ दिल्ली में इससे अच्छी कोचिंग क्लासेस जो है ना वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो आपने इसकी रिस्पेक्ट करना, समय के अकॉर्डिंगली भी, हर चीज के अकॉर्डिंगली भी देखना, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। मेहनत इतनी करवाई जाती है ना यहाँ पे, वो तो आप सुबह से देख ही रहे हो बैठे हुए हो अभी, है ना। टेस्ट वेस्ट ये वो सारी चीजें बहुत अच्छे से होती है, तो आप लोग बस फॉलो करना चीजों को, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने लाइटली लिया किसी भी चीज को तो फिर आपका रिजल्ट नेगेटिव है। मैंने आपको कल की क्लास में कुछ 15-20 मिनट ज्ञान दिया था, याद होगा, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं कंसीडरेशन की डेफिनेशन पे। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, इच्छा प्रोमीजर की, और इच्छा पूरी कौन करेगा? प्रोमीजी करेगा, या कोई और बंदा प्रोमीजी के बिहाफ पर। इस पे एक केस स्टडी है, चेन्नैया वर्सेस रमैया, मल्टीपल टाइम्स पेपर में पूछी गई है, बताऊंगा। द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, और अब इसको हो गया, और डज, हैज डन, डज, और विल डू। ठीक है, इसके साथ एक एक शब्द और है, वो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड कंसीव। अब ये हैज डन मतलब क्या है? मतलब एक्टिविटी पहले हुई होगी, कंसिडरेशन। डज मतलब एक्टिविटी अभी हो रही है, कंसिडरेशन भी। जैसे तुमने मोमोज खाए, मोमोज खाए तो इमीडिएटली क्या दिए होंगे? विल डू मतलब सर कंसिडरेशन बाद में मिलेगा, एक्टिविटी अभी हो रही है। कुछ आ रहा है समझ में? ऐसे ही होता है ना, जैसे क्रेडिट सेल है, एक बंदे को कंसिडरेशन कब मिलता है? बाद में मिलता है, ठीक है। अभी बहुत सारी बातें इसके बारे में बताएंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन जरा नोट्स पे आ जाएं और फिर उसको तोड़ते हैं डेफिनेशन को। क्या लिखा है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। पहली लाइन में कोई दिक्कत? द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन
द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। जिन्होंने ऑफर का मेरे से मीनिंग पढ़ा है उसको ये लाइन समझ में आ गई होगी। सुनना बेटे अच्छे से है, आप सुनना। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जरूरी नहीं है कुछ करने के लिए दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट किसी काम को ना करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैंने आपकी गाड़ी ठोक दी, आपने मुझसे कहा पुलिस बुला रहा हूं, मैंने कहा भाई पुलिस मत बुला, मैं तुझे 5,000 रुपए दे रहा हूं। तो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना करने के लिए किया, ना करना मतलब एब्सटेन। ऑफर में बता दिया था डज या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। पास्ट में कुछ ना करने के लिए या करने के लिए, प्रेजेंट में कुछ करने के लिए और ना करने के लिए, और फ्यूचर में कुछ करने के लिए और ना करने के लिए। आया समझ में? प्रॉमिस और डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड ऑल वेल। ऑल वेल। अभी मैं सब बताऊंगा, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं आपको बताऊं कंसिडरेशन के 3 रूल मैं निकालूंगा, तीनों के 3 रूल जो है वो यहीं से निकलेंगे, डेफिनेशन से। इसीलिए मैं अभी ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं। पहले तो एक एग्जांपल मैं आपको जरूर बताऊं। यहां पर 2 बंदे हैं, एक है गोलू और एक है गोली। एब्सटिनेंस मतलब कुछ ना करने के लिए। ऑफर की क्लास में नहीं थे तुम? यस। कुछ ना करने के लिए ऑफर देना। जैसे मैं तुझे बोल रहा हूँ 20,000 रुपए दूंगा भाई, मेरे खिलाफ केस मत कर, तो ये मैंने ऑफर दिया कुछ ना करने के लिए। और ये कंसीडरेशन जो मैं 20,000 दे रहा हूँ वो कुछ ना करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है। गोलू एग्रीज टू सेल हाउस टू गोली फॉर ₹50,00,000। तो गोली भाई को क्या मिल रहा है? हाउस मिल रहा है। और गोलू को क्या मिलेगा? गोली प्रोमिसेस टू पे ₹50,00,000 फॉर हाउस। गोली ने बोला भाई 50,00,000 रुपए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो कंसिडरेशन फॉर गोलीज प्रॉमिस इज इक्वल टू गोलीज प्रॉमिस टू सेल हाउस। मतलब जो गोली है उसका, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? गोलू का प्रॉमिस मतलब हाउस। और गोलू के लिए कंसिडरेशन क्या है? गोली का प्रॉमिस 50,00,000। मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ। आ गया समझ में? अब कंसिडरेशन के रूल्स क्या क्या है। सेकंड प्रायोरिटी का क्वेश्चन है इस यूनिट से। फर्स्ट प्रायोरिटी का सबसे लास्ट टॉपिक है, सेकंड प्रायोरिटी का क्वेश्चन है इस यूनिट से। जरा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का रूल नंबर 1 कहता है कंसिडरेशन हमेशा एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया ऊपर डेफिनेशन में बताया, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। ठीक है, सुनना जरा अच्छे से। यहां पर ए है और ये बी है। ठीक है, ए ने बी को ऑफर दिया कोई भी एक चीज, मान लो मोबाइल फोन बेचने का, फोन सेल करने का ऑफर है। कितने रुपए में? सही है। यानी कि ए को बी से कंसिडरेशन में क्या मिलेगा? कितनी मनी? और बी को ए से क्या मिलेगा? तो ये ए ने बी को ऑफर दिया, ऑल वेल। यानी कि ए की डिजायर कितने रुपए की है? बी ने बोला यस, हाँ मैं तुम्हारा फोन खरीदूंगा, लेकिन कितने रुपए में? मान लो 9 के, 9,000 रुपए। यस, आंसर दे दिया। मेरे पुराने बच्चे जितने हैं पहले यूनिट पढ़ के आए हुए सबने दे दिया। तो यहां पर बी ने एक्सेप्टेंस तो दी नहीं। पता बेटे बी ने क्या दिया? बी ने दिया काउंटर ऑफर। जैसे मैं किसी से बोलूं भाई 10,000 में ये चीज खरीद ले, तो एक्सेप्टेंस क्या होगा? वो मुझे बोलेगा ओके। लेकिन मान लो उसने ये बोला कि भाई खरीद तो लूंगा,
लेकिन 8,000 में खरीदूंगा। तो उस बंदे ने यूनिट नंबर 1 के हिसाब से मुझे दिया क्या? तो बताओ क्या 9,000 रुपए मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग है? मेरी डिजायर कितने की है? तो फिर यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट, हाँ अगर मैं अब इसकी बात को एग्री करता हूं, उसने कहा 9 महंगा, चल यार ठीक है भाई ओके, तो फिर कंसीडरेशन अब उसकी डिजायर पे होगी, मेरी डिजायर पे है ही नहीं। आ गया समझ? तो सुनना जरा, कंसीडरेशन हमेशा एट द डिजायर ऑफ क्या होगा? प्रोमीजर। देखना जरा, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, क्या लिखा हुआ है? यहां से बता रहा हूं मैं, नीचे से ऊपर वाला सेम ही है। कंसीडरेशन इज डिमांडेड बाय प्रोमीजर एंड इट शुड नॉट बी चेंज, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज, क्या लिखा है? काउंटर ऑफर। तो एग्जाम्पल देखना जरा, एग्जाम्पल है एस ऑफर्ड, एस ऑफर्ड हिज कार टू बी फॉर रुपीज 1 लाख, हेयर बी मस्ट पे रुपीज 1 लाख, क्योंकि एस की डिजायर क्या है? 1 लाख रुपए। सपोज ही सेज दैट ही विल बाय द कार बट फॉर रुपीज 90, दिस इज वॉट? दिस इज काउंटर ऑफर। क्यों मैं जरूरी है मैं 9 में मान जाऊं? हो गया तो ठीक है, वो तो सेकेंडरी है ना, मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर जो मैंने तुझे ऑफर दिया था। नहीं वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो सेकेंडरी है, वो अलग से, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका क्या हुआ? बस अभी इसकी बात करो ना, उसका क्या? ऐसे तो फिर 40 बात होंगी, फिर मैं 8 बोलूंगा, वो तुम 7:30 बोलोगे, फिर 6:45 में डन करते हैं, फिर तुम चलने लगोगे, सोचोगे कि रुकेगा पीछे से, वो अलग मैटर है ना? चलो हम करते हैं ना ऐसे, जाते हैं बार्गेन करते हैं, फिर बोलते हैं भाई 200, फिर हम चलने लगते हैं, हमें लगता है पीछे कुछ बोला क्या? निकल, कुछ नहीं बोला, तू निकल साले, तेरे जैसे डेली आते 400। दुकान वाला बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा। चलो पहला रूल समझ में आ गया, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ, वरना क्या बन जाएगा? वरना बनेगा काउंटर ऑफर। अरे भाई दूसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट है, भयानक लेवल का। दूसरा कहता है कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी हिमसेल्फ और थ्रू एन स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी। ठीक है, कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और थ्रू एन एजेंट, स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी। तो यहां क्या कहता है? मैंने अभी आप लोगों से बोला कि जो कंसिडरेशन है वो कोई जरूरी नहीं है कि जिसने वादा किया वही देगा, दे कोई भी सकता है। जैसे आप सभी की फीस अगर आपके फादर आके दे रहे हैं तो वैलिड है, हम मना थोड़ी करें, नहीं जी हम आपसे क्यों ले, हमसे तो उसने बात की थी। ऐसा होता है क्या? आपको कंसिडरेशन से मतलब है ना, तो आप कंसिडरेशन लो। तो यहां पर एक केस आया था, टॉपिक क्या है? कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब या तो प्रोमिजी दे दे या कोई और बंदा प्रोमिजी के बिहाफ पर कंसिडरेशन दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल एग्जांपल तो मैंने आपको जो दिया है, फीस वगैरह जो देंगे वो कौन देगा? आपकी पापा मम्मी देते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। एक केस आया था, अच्छा ऐसा हो सकता है मैं टीवी पे दिखा दूंगा केस तुम्हें, बट आवाज आएगी, मेरे ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। ट्राई मार के देखते हैं, मैंने किया नहीं कभी ऐसा। नेट यहाँ,
ओ भाई, बात करने का लाइसेंस नहीं मिला है तुम्हें? है, आने वाला है। हाँ, आदत होगी। बस आने वाला है, यहीं कहीं है। टीचिंग यूट्यूब पे अभी शुरू किया है, बीच में 2 साल पहले 4-5 वीडियो डाली थी, बट शुरू अभी किया। कैसे आएगी भाई? टीवी का रिमोट का। चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। आ रही है बट बहुत, यहाँ से भी फुल है। फुल है। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ले लैपटॉप, आ जा आ जा। मैंने आपको ये बताया था, कंसीडरेशन का एक चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कंसीडरेशन में मैंने आपको ये बताया था, कंसीडरेशन। चलो छोड़ दो, छोड़ो, बाद में आ जाओ। हम पहले ही ऑन कर लो। हेलो हेलो, यहाँ से भी आ गया। आ जाओ जी, केस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा, एक काम करना चाहिए तो ये वीडियो सुन लेना। फिलहाल मैं ये पूरा केस यहाँ बताता हूँ। केस का नाम है चेन्नैया वर्सेस रमैया। क्या नाम है? चेन्नैया, नाम नहीं अजीब सा है, वर्सेस रमैया। एक ना मदर होती है, और ये नाम से लग रहा है ना साउथ का केस है, वहां ऐसी नाम होता है, चेन्नैया रमैया। एक मदर है, और मदर का नाम होता है लक्ष्मी रानी। ठीक है, देखो नाम से ही लक्ष्मी कितनी है उसके पास, लक्ष्मी रानी। ये केस कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, कई, एक दो बार नहीं, 8-10 बार आया हुआ है। तो सीरियसली इसलिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, बट कोई नहीं, यहाँ पर प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मदर है, मदर का नाम है लक्ष्मी रानी। लक्ष्मी रानी पे बढ़िया प्रॉपर्टी थी, सब कुछ अच्छा था। अब लक्ष्मी रानी की डेथ होने वाली थी, बीमार हो गई, कुछ ऐसा सिस्टम हो गया होगा। तो अब बीमार होने के बाद एक बहुत बड़ी चिंता ये भी होती है, अब हम जब जा रहे हैं तो अपनी संपत्ति जो है वो किसको दे, है ना? कहते नहीं, कंजूस आदमी दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर होता है, वो सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ जाता है ना? तो गलत तो नहीं कह रहा? वो कह रहा भाई 20 रुपए दे, चिप्स खाऊंगा। सुनना जरा। तो
लक्ष्मी रानी पे अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। अब इसकी डेथ वेथ होने वाली है, कोई सीन है, तो इसकी बेटी थी, बेटी का नाम था रमैया। क्या नाम था? तो मदर लक्ष्मी रानी ने रमैया को बोला कि मेरी डेथ के बाद आपके ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है। एक डीड बनाई, प्रॉपर डीड बनाई। डीड मतलब वो कानूनन पेपर बनाया, गिफ्ट डीड बोलते हैं इसको। लेकिन, अब लेकिन है, लेकिन मतलब कुछ शर्तों के साथ होते हैं काम। लेकिन आपको मेरी डेथ के बाद ये सारी प्रॉपर्टी आपकी होगी, बट इस प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा, एन्यूटी बोलते हैं, एन्यूटी आपने मैथ्स में भी सुना होगा, कुछ मंथली रेगुलर पेमेंट आप अपने मामा जी चनैया को दोगे। मतलब इस मदर का भाई और रमैया का मामा। ऑल वेल। अब जब प्रॉपर्टी आ रही थी तो उस समय रमैया ने क्या बोल दिया? यस। ओके। मदर की हो गई डेथ। अब मदर का अस्तित्व नहीं है। थोड़े समय बाद चेन्नैया गया अपनी बेटी मतलब ये अपनी भांजी के पास कि रमैया बेटे, आ, मुझे खर्चा चलाने का पैसा नहीं है, मैं बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ, मुझे आप खर्चा चलाने का पैसा दो। मेरी बहन ने आपको बोला था, आपने वादा किया था। तो रमैया ने वहां पर जो है बोला कि मामा जी मैं आपको पैसा दूं क्यों? मेरा आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। तो मामा जी ने बोला कि क्या आपने कंसिडरेशन का रूल नंबर 2 पढ़ा हुआ है? तो रमैया कह रही कि नहीं मामा जी। उस पे लिखा हुआ है कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी, मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट बना तो चेन्नैया के लिए ही था कि तुम महीने मंथली पेमेंट करोगे चेन्नैया को। मतलब मेरे भाई को, मम्मी ये कह रही है कि मेरे भाई को अगर आप मंथली पेमेंट करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी। तो भाई के बिहाफ पर कंसिडरेशन यहां पर किसने दिया? मदर ने। आया कुछ समझ में? तो रमैया कह रही नहीं मैं तो नहीं दे रही, ये वो। चेन्नैया कह रहा इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। चेन्नैया भाई साहब गए कहां पर? कोर्ट में वर्सेस रमैया के। तो जज के सामने बात हुई, तो जज साहब ने पूरे केस को देखा। तो जज ने ये देखा कि कंसिडरेशन का रूल नंबर 2 कहता है कि कोई जरूरी नहीं है प्रोमिजी खुद कंसिडरेशन दे। प्रोमिजी के बिहाफ पर अगर कोई और भी कंसिडरेशन दे रहा है, मतलब रमैया को ये घर किसने दिया? मदर ने दिया ना कंसिडरेशन में। तो वो मदर चेन्नैया के बिहाफ पर ही तो दे रही है। पक्का ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ चेन्नैया और ये लक्ष्मी रानी, चेन्नैया ने काफी कुछ किया होगा अपनी बहन के लिए, तभी तो आज वो प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको दे रही है। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेन्नैया ने डायरेक्टली कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, बट चेन्नैया के बिहाफ पर उसकी मदर ने, लक्ष्मी रानी जो बेटी की मदर है, उसने कंसिडरेशन दिया। तो कोर्ट का फैसला ये आया कि रमैया एन्यूटी का पैसा किसको देगी? चेन्नैया को। ऑल वेल। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। तो रूल नंबर 2 कहता है कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी हिमसेल्फ और थ्रू एन एजेंट दैट इज स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी। तो एग्जाम्पल है यहां पर देखना। राम सोल्ड हिज कार टू श्याम फॉर ₹1,00,000। नाउ इधर श्याम और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ श्याम से कमल कैन पे या गिव कंसिडरेशन। कोई जरूरी थोड़ी है कि पैसे लेकर श्याम ही आए, कोई और भी तो आ सकता है। आया समझ में? तो केस था चेन्नैया वर्सेस रमैया। मैंने यहां बॉक्स में पूरा केस डिफाइंड किया है, अच्छे से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां नाम मैंने पूरा नहीं लिखा है, ABCD करके लिखा है। ए बाय ए गिफ्ट डीड ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर। अब यहां हर लिखा है तो मतलब समझ गए ना, हर डॉटर। तो ए कौन है? या लक्ष्मी रानी है।
with a direction that daughter should pay an annuity to A's brother कौन है, चेन्नैया, as had been done by A. On the same day, the daughter executed a writing in favor of A's brother. Daughter ने बकायदा writing में लिख कर दिया कि मैं अपने मामा जी को पर मंथ एन्यूटी पे करूंगी. Agreeing to pay annuity, afterwards she declined to fulfill her promise, saying that no consideration had moved from her. बाद में वो मना कर रही है कि नहीं जी मामा जी आपने तो मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया. ऑल वेल. हेल्ड दैट, अब हेल्ड का मतलब होता है कोर्ट का डिसीजन क्या था. तो लॉ के अंदर कोर्ट के डिसीजंस भी आपको अच्छे से पढ़ने. हेल्ड दैट द वर्ड्स प्रॉमिस, the words promisee or any other person in section 2D, section 2D क्या है, definition है, clearly shows that the consideration need not necessarily move from the promisee, it may move from any other person, hence A's brother was entitled to maintain the suit. मतलब वो जीत गया. All well, समझ गए. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन. थोड़ा सा बेस बना आप लोगों का. कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, और इस कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, क्विड प्रो क्यो. कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिजी हैज डन, डज, विल डू और एब्सटेन साथ में ही लगा लो. अब ये हैड डन डज और विल डू अगला आएगा, तीसरा रूल. मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन को क्यों वहां ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि डेफिनेशन से कई सारे रूल्स निकल रहे हैं. दोनों रूल कहां से निकले, अभी तीसरा वाला भी डेफिनेशन से ही निकलेगा. लिखा है कंसिडरेशन में बी ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड. देखो प्रेजेंट तो बहुत सिंपल है, यहां पर सेलर गुड्स दे रहा है और बायर सेलर को क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है. देखो ये नीचे भी है, सेलर ने बायर को क्या दिया, गुड्स दिया, और तुरंत ही बायर ने सेलर को क्या दे दिया, मैंने आपको सामान दिया आपने मुझे पैसे दिए, हो गया काम खत्म, कोई दिक्कत. अब पास्ट कंसिडरेशन को जरा अच्छे से समझना, पास्ट और फ्यूचर दोनों. पहले पास्ट बता रहा हूं. ए रिक्वेस्ट बी टू सर्च आउट हिज लॉस्ट काउ. ए की जो है गाय थोड़ी सी बिगड़ेल थी, कहीं खो गई, चली गई भाई. तो ए ने अपनी गाय को थोड़ा बहुत ढूंढा होगा, तो ए ने अपनी गाय को थोड़ा बहुत ढूंढा होगा भाई, नहीं मिली होगी, तो ए ने रिक्वेस्ट करी किसको, बी को. बी सर्च आउट एंड डिलीवर द काउ टू. तो बी ने गाय सर्च करी और डिलीवर्ड कर दी किसको, ए को. ले भाई तेरी गाय, वो बैल के साथ घूम रही थी वहां पर, संभाल के रख, ठीक है. देयर आफ्टर ए प्रोमिसेस टू पे बी ₹500 एज ए रिवॉर्ड. अब जब मेरी गाय मेरे पास आ गई, मैं खुशी में मैंने एक बोला कि भाई मैं तेरे को रिवॉर्ड दूंगा 500 रुपए का. ऑल वेल. तो मैंने आपको रिवॉर्ड अनाउंस किया, मैंने कहा मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, तो ऑफर है, आपने बोला ठीक है, तो क्या हो गई, एक्सेप्टेंस. Here the efforts to be at the request of A constitute a past consideration for the promise by A to B ₹500 to B. अब जो B को 500 रुपए मिलेंगे वो किस एफर्ट के मिलेंगे, जो उसने कब किया था, आ गया, तो इसको कौन सा कंसिडरेशन कहते हैं. अब फ्यूचर सुनना, फ्यूचर तो बड़ा आसान है. फ्यूचर कंसिडरेशन, X promised to deliver to Y certain electric appliances as soon as he received from the wholesaler at Bombay. मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डिलीवर करूंगा उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी मुझे आगे से मिल जाएंगे. तुम रिटेलर हो, मैं होलसेलर हूं, मैंने कहा मैन्युफैक्चरर जैसी मुझे भेज देगा वैसी मैं तुम्हें दे दूंगा. बिजनेस ऐसी चलते हैं ना सारे.
एंड वाई प्रॉमिस टू पे, वाई ने बोला कि वाई मतलब रिटेलर, रिटेलर ने होलसेलर को बोला कि भाई जब तू मेरे को माल डिलीवर्ड कर देगा पेमेंट 5,000 रुपए मेरे से तब ले लियो। तो हेयर द फ्यूचर कंसिडरेशन विच इज टू बी परफॉर्म बाय बोथ द पार्टी व्हेन सप्लाई आर रिसीव फ्रॉम, तो फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है, जब मेरे पास माल आएगा मैं तुझे दूंगा, तू मुझे पैसे देगा। ये विल हमेशा कब लगता है, आ गया समझ, क्लियर है बेटे। प्रेजेंट मतलब अभी सामान दिया अभी पैसे, फ्यूचर मतलब सामान बाद में दूंगा पैसे भी, पास्ट मतलब पहले कोई एक्टिविटी आपने कर ली मेरे साथ और रिवॉर्ड में आज दे रहा हूं तुम्हें उसका। डन है, बहुत सिंपल है। तो यही अपनी जो 3 रूल है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, लैटिन वर्ड क्या है, क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन का एक डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2D, ये बात बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी had done or abstain from doing, abstain or does, abstain, will do, abstain, any activity or thing etc is called consideration। कंसिडरेशन के रूल्स क्या है, कई सारे रूल्स है कंसिडरेशन के। रूल नंबर 1 2 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कहता है कंसिडरेशन हमेशा एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर होना चाहिए, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा 100%। मैंने आपको फीस बोली 30,000, आपने कहा 25 देंगे, तो अब डिजायर मेरी थोड़ी रही, अब किसकी रही, एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है। अब एक्सेप्ट करूं या ना करूं, बना तुमने दे तो मुझे काउंटर ऑफर दिया ना। नंबर 2, कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी। तो प्रोमिजी खुद भी कंसिडरेशन दे सकता है या कोई और बंदा प्रोमिजी के बिहाफ पर भी कंसिडरेशन दे सकता है। यहां पर एक केस हम लोगों ने पढ़ा, केस का नाम था चेन्नैया वर्सेस रमैया का एक केस है। चेन्नैया और रमैया में क्या होता है, लक्ष्मी रानी यानी कि मदर अपनी डॉटर को सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है, बदले में वादा लेती है कि तुम कुछ हिस्सा एन्यूटी का किसको पे करोगे, अपने भाई को, मतलब मेरे भाई को, अपने को नहीं मेरे भाई को, ठीक है। तो भाई के ब्याह पर कंसिडरेशन यहां पर किसने दे दिया, मदर ने। ऑल वेल, समझ में आ गया, लक्ष्मी रानी ने। और कंसिडरेशन 3 है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों की बात हम लोगों ने कर ली। ऑल वेल, 3 बातें हो गई। अब के जो आगे के रूल्स है बहुत ही सिंपल है, सुनो जी। कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होना बहुत जरूरी है, जो कि एडिकेट भी हो सकती है, एडिकेट मतलब पूरी वैल्यू, और इनएडिकेट भी हो सकती है, इनएडिकेट मतलब कम वैल्यू, लेकिन कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होना कंसिडरेशन का बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरे पास एक कार है जो कि 10 लाख रुपए की है, मैं आपको बेच रहा हूं, आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए, एडिकेट दिए या नहीं, एडिकेट मतलब पूरी वैल्यू दी। और मान लो मेरे पास एक कार है 10 लाख रुपए की, मैंने तुम्हें बोला कि कार खरीदोगे, तुमने कहा कितने रुपए, मैं कहा 10 रुपए, तुमने कहा ठीक है, 10 रुपए दे दिए, मैंने कार उसके नाम कर दी। बताओ वैल्यू क्या है, इनएडिकेट है या नहीं। तो मैं अपनी इच्छा से अपनी कार के 10 लाख रुपए लूं या 10 रुपए लूं, कोई फर्क, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट में इनएडिकेट कंसीडरेशन हो तो हमेशा चेक करना कि कहीं सामने वाली पार्टी ने कहीं अंडर फ्रॉड, अंडर कोएर्जन, कोएर्जन मतलब होता धमकाकर, कहीं आपसे, मतलब कुल मिला के ये चेक करना है फ्री कंसेंट तो थी ना। अब जैसे कि मान लो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में शो हो रहा है कि दीपक पाठक की कार को मुकेश गुप्ता ने 10 रुपए में खरीदा, वहां पर दीपक पाठक के साइन भी है, 10 लाख की कार को 10 रुपए में खरीदा। तो फिर मुकेश पब्लिक में लोगों से ये कह रहा है कि भाई कंसिडरेशन तो इनएडिकेट भी हो सकता है, तो देखो मैंने इनएडिकेट ही तो लिया, 10 रुपए में लिया है, साइन करे उस बंदे ने। अब देखो क्या हुआ था, मेरे पास वो कार लेने आया था, उसने मेरे पेट की जो नाभि नहीं होती उसके बीच में पिस्तौल का मुंह रखा, ऐसे ऐसे करा, मैं कहा खुजली हो रही है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके उसने ऐसे पिस्टल रखी, कहता कि लिख पेपर पे, मैं दीपक पाठक अपने होशो आवाज में अपनी कार
मुकेश बनिया, सॉरी मुकेश गुप्ता को 10 रुपए में बेचने के लिए एग्री करता हूं, बताओ उस टाइम पे लड़ू मैं उससे? गलती से बटन दब दे लड़ते वक्त और मैं निकल लूं इस दुनिया से, उस कार में मेरी आत्मा बैठेगी, फिर क्या करूंगा मैं उस कार का? सही बात है। तो मैंने भाई रिस्पेक्टफुली लिख दिया, भाई मैं अपनी कार अपनी इच्छा से 10 रुपए में तुझे बेच रहा हूं। उसने क्यों लिखवाया? क्योंकि वो कोर्ट वोट में बाद में कोई बात हो तो वो दिखा सके, सर देखो इसके साइन है, इनएडिकेट कंसिडरेशन है। आप ही तो कहते हो रूल में कि कंसिडरेशन इनएडिकेट हो सकता है। तो जज बोलता है इधर आ, एक हथौड़ा मारता है उसके सर पे, साले मैंने वहां ये भी बोला है कि चेक कर लेना फ्री कंसेंट है या नहीं, और तू तो धमकाकर कार खरीद लाया। तो इनएडिकेट में हमेशा चेक करना है क्या, फ्री कंसेंट है या नहीं। अब मैं इसको पढ़ता हूं, देखना। रूल नंबर डी, कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू, और मोनेटरी वैल्यू होना जरूरी है, इवन 1 रुपए का हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग? उस मूवी के लिए पता है, आप किसी की जीवनी पे अगर मूवी बनाते हो, किसी की लाइफ पे मूवी बनाते हो, तो वो बंदा, आपने उससे बिना परमिशन के मूवी बनाई है, वो केस कर देगा आपके ऊपर। तो मिल्खा सिंह ने अपनी कहानी देने के लिए, तो प्रोड्यूसर यही था फरहान अख्तर जो एक्टर है, मात्र 1 रुपी चार्ज किए थे। कितने? वहीं MS धोनी ने कई करोड़ रुपए चार्ज किए थे अपनी स्टोरी देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा धोनी गलत है, भाई धोनी अपना प्रोफेशनल गेम में रहा। मिल्खा सिंह ने मात्र कितने रुपए लिए? अब एक बार यहाँ चेक जरूर करना है, कहीं मिल्खा सिंह पे कोई प्रेशर तो नहीं डाला था। अपनी इच्छा से ही करा ना उसने 1 रुपए में, जैसे मैं पढ़ाऊं तुम्हें 1 रुपए में तो अच्छी बात है। और बाद में पता लगा तुम सब एक झुंड बना के आए थे मेरे पास, और मुझे पहले तो गिरेबान समेत ऐसे ऊपर करा, पढ़ाएगा या नहीं? अच्छा लगेगा टीचरों को मारोगे यार, नहीं ना? तो भाई वहां फ्री कंसेंट नहीं है। अब AK-47 लेके बच्चा बिठा रखा है तुमने यहाँ कि पढ़ा भाई अब डेली 8 घंटे, तो मजबूरी में पढ़ाना पड़ेगा 1 रुपए में 2 रुपए में। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ाऊंगा तो वहां से गोली चला देगा वो। सही है। तो देखो, फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन विच मे बी एडिकेट और, लेकिन मैंने देखो पेन चेंज कर दिया यहीं पर, बट इन द केस ऑफ इनएडिकेट कंसिडरेशन देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टी। ऑल वेल। कितने रूल हो गए? 4 रूल हो गए। रिपीट कर रहा हूं, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ, वरना वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। रूल नंबर 2, कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ। रूल नंबर 3, कंसिडरेशन मे बी पास्ट प्रेजेंट और। रूल नंबर 4, कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी इनएडिकेट और एडिकेट, but in the case of inadequate consideration we have to check the free consent of the parties. All well. ई पॉइंट कहता है कंसिडरेशन हमेशा रियल होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि भाई ये मरे हुए बंदे को मैं जिंदा कर दूंगा 1 लाख रुपए में, बताओ यहां मेरा कंसिडरेशन रियल है? इज इट पॉसिबल कि मैं मरे हुए डेड बॉडी को जिंदा कर दूं? हो ही नहीं सकता। समझ गए? या आप लोग मुझे बोलो कि सर आपसे लैपटॉप लेंगे हम लोग रिवॉर्ड में अगर 100 में से 101 आ जाते, मैं कहा ठीक है, डन। अब कभी आएंगे तुम्हारे 100 में से 101? रियल थोड़ी इल्यूजन है। जब मोहब्बत में कस्में खाई जाती है, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, रियल है वो पूरा इल्यूजन है वो। समझ गए? तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। तो कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल और ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, इट शुड नॉट बी फिजिकली इम्पॉसिबल या इलीगल या इल्यूजरी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, टू मेक अ डेड मैन अलाइव, ठीक है? किसी भी मरे हुए आदमी को आप जिंदा नहीं कर सकते। कितनी बातें हो गई? 5 हो गई। एक और है आपकी, कंसिडरेशन कैन नॉट बी गिवन फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। इसको बताने से पहले एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, सुन लेना जरा। मैंने आपको कंसिडरेशन करवाया,
मैंने आपको कंसिडरेशन का मीनिंग लिखवाया, सबसे पहले बोला कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, और उसी का एक लैटिन वर्ड है जिसको आप कहते हो क्विड प्रो क्यो। ऑल वेल, कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमीजी हैज डन और एब्सटेन, does or abstain, will do or abstain any activity or thing etc is called what? Consideration. कंसिडरेशन के रूल्स क्या है? रूल नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। रूल नंबर 2, कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमीजी, यहाँ पर चेन्नैया वर्सेस रमैया केस बताया। नंबर 3, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। नंबर 4, कंसिडरेशन में भी एडिकेट और इनएडिकेट, बट इन द केस ऑफ इनएडिकेट कंसिडरेशन वी हैव टू चेक द फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टी। एंड नंबर 5, कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। ऑल वेल, लास्ट है, कभी भी किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे दोबारा से कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल, आप सभी ने फीस दे दी होगी या देने वाले होगे, मान के चल रहा हूं दे दी। आपकी फीस देते ही हम लोगों की एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन बन गई आप लोगों को क्लासेस देना। यस, अब मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई अगली क्लास तभी कराऊंगा जब तुम लोग मेरे को पिज्जा खिलाओगे। चलो मोहब्बत में एक बार तो ठीक है, खिला भी दो, 5-5, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए इकट्ठे करके चल भाई ले आए। फिर नेक्स्ट क्लास में पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल दिया कि यार आज ना महाराजा बर्गर खाने का मन कर रहा है। फिर तुम बर्गर तो लाओगे लेकिन उसमें चूहे मारने की दवाई भी, कि सर लो, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो, है ना? एक ही बारे में निपटा दोगे। तेरे अंदर ऐसा गुस्सा क्यों है मेरे प्रति? ऐसा मत कर यार। अरे जोक कर रहा है। तो सुनना जरा, मेरी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है आपको पढ़ाना, और उसके बदले में मैं फिर दोबारा से कंसिडरेशन मांग रहा हूं। सही है? आपकी ऑब्लिगेशन है ना पढ़ना, अब आप मेरे से नौटंकी कर रहे हो पढ़ने के लिए, सर इस टाइम तो नहीं आऊंगा। मैं किस टाइम आओगे? सर 2 बजे रात को बुलाओ। इधर आ पहले, साले पागल, रात को 2 बजे कौन आता है पढ़ने के लिए? कुत्ते तेरे पीछे पड़ेंगे, यहाँ पर 4 भूत और लेकर आएगा। समझ रहे हो? तो आप ऑलरेडी, आपकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, उस पर आप दोबारा से कभी भी कोई कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मैंने किसी को पैसा उधार दिया 20,000, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो वो मुझे ड्यू डेट पर कितने पैसे देगा? अब ड्यू डेट आने वाली है, मैंने कहा ला भाई मेरे 20,000 दे, कह रहा 5,000 का डिस्काउंट दो तभी दूंगा। मैं तेरी भैंस की आंख, ये क्या कह रहा है तू? कुछ आ रहा है समझ में? उसकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन क्या है, और वो उस पर दोबारा से डिस्काउंट यानी कंसिडरेशन मांग रहा है मुझसे। अगर ऐसा होने लग गया तो इस संसार के जितने भी उधार वाले बंदे हैं वो तो यही करेंगे बार बार। कुछ आया समझ? हाँ, दोनों पार्टी म्यूचुअल एग्रीमेंट में कुछ भी करे वो अलग बात है। हो सकता है मैं अब बोल दूं जा 20 के 20 तेरे मत दे, वो अलग मैटर है, लेकिन तेरे इस कहने से तू कंसिडरेशन मुझसे दोबारा नहीं मांग सकता, क्योंकि तू एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन में लाइबल हो चुका। समझ गए? अब पढ़ते हैं इसको। लिखा है कंसिडरेशन कैन नॉट बी गिवन फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। सिंपली नो कंसिडरेशन, रिवॉर्ड और रिटर्न कैन बी डिमांडेड फॉर सच परफॉर्मेंस फॉर विच द पर्सन इज ऑलरेडी। आ गया समझ? देखो एग्जाम्पल दिया है मैंने, ए डेटर डिमांड्स डिस्काउंट फ्रॉम द क्रेडिटर। डेटर ने क्रेडिटर से क्या डिमांड करा? डिस्काउंट, सेइंग दैट ही विल पे द इंस्टॉलमेंट। अरे तू पहले से ही पंक्चुअली पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो चुका था, अब तू मेरे से ये कह रहा है कि मैं पंक्चुअली पे करूंगा अगर डिस्काउंट देगा, तो ये तो फिर गलत बात है। The court held that decided, held मतलब decided that debtor is already bound to pay the installment for which he cannot ask for additional new. All well, and this is what, this is consideration का हमारा क्या हो गया? रूल्स हो गया। एक लास्ट रिवीजन रूल्स की, फिर हम क्या स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा ब्रेक दूंगा 5 मिनट, 15 नहीं बेटे, 5 ओनली, 5 मिनट्स। सुन लो पहले, रिवीजन कर लो।
रिवीजन में सबसे पहले स्टार्टिंग से, कंसीडरेशन का लैटिन वर्ड है जिसको आप कहते हो समथिंग इन, नहीं, क्विड प्रो क्यो, और मीनिंग क्या है, समथिंग इन ऑल वेल। इसका डेफिनेशन क्या है, सेक्शन नंबर 2D कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज और विल डू एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के रूल्स क्या है, तो सर मैंने आपको आई थिंक 6 रूल बताए हैं। 6 के 6 रूल पेपर में अगर मेजर क्वेश्चन आ जाए ना एक ही बार में 7 नंबर का, तो सीधा फिट बैठेगा आपके सामने, और आया हुआ है कई बार। रूल नंबर 1 कहता है कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। रूल नंबर 2 कहता है कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी। एनी अदर पर्सन में एक केस आया चनैया वर्सेस रमैया का। रूल नंबर 3 कहता है कंसीडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। रूल नंबर 4 कहता है कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, नहीं, कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी एडिकेट और इनएडिकेट, बट इन द केस ऑफ इनएडिकेट कंसीडरेशन वी हैव टू चेक द फ्री कंसेंट ऑफ बिटवीन द पार्टीज। Number next, consideration must be real and not illusory, not confusing. And the last one is consideration cannot be given for existing. All well. तो देखो समय क्या हो रहा है, एक बार पहले